आज हम कक्षा 12 सिल्वर वेडिंग के अभ्यास प्रश्न समझेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पूर्व मैंने ये पार्ट आपको समझा दिया था। इसका जो वीडियो है वो भी मैंने YouTube पर डाल दिया था। अब इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उसको समझेंगे, लेकिन इस पार्ट का जो उद्देश्य है, मैंने जब पाठ समझाया था उसी में उसका उद्देश्य भी समझाया था। आज हम अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल है, क्योंकि यशोधर बाबू के पास जिम्मेदारी अधिक थी, नंबर 1। नंबर 2, बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इस कारण से उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी और वो कमाने के लिए दिल्ली आ गए। इस कारण उनको मालूम था कि वो किस परिस्थितियों में जिए हैं, इसलिए वो समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं। यही नहीं, वो किशनदास से भी प्रभावित होते हैं और पुरानी परंपराओं को वो नहीं छोड़ते हैं जो उनको किशनदास से विरासत में मिली हुई है। दूसरी बात, उनकी पत्नी जो है समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि वो एक संयुक्त परिवार से आए थे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी इच्छा एक दिन पूरी नहीं हुई थी। संयुक्त परिवार था, सबकी सेवा करनी पड़ती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। इस कारण से उसकी पत्नी जो है समय के अनुरूप जो है अपने आप में परिवर्तन लाती है। और यही नहीं, बच्चों की हर बात का वो सपोर्ट करती है, हर बात का वो समर्थन करती है। और किसी न किसी को परिवार में बच्चों की बात का समर्थन करना पड़ता है। अगर बच्चों को समर्थन नहीं मिलता है, स्थिति जो है विकट हो जाती है परिवार में। और यही नहीं, मातृसुलभ प्रेम, बेटी के प्रति उसका विशेष स्नेह, बेटी के प्रति विशेष स्नेह, पुत्रों की हर बात में वह अपनी सहमति देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू जो हैं असफल होते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू ने वो समय देखा। यही नहीं, उनकी पत्नी भी संयुक्त परिवार से आई थी, वो जानती थी कभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, उसको सबकी सेवा करनी पड़ती थी। जो ही वो दिल्ली आई, समय के साथ उसमें बदलाव आया। न चाहते हुए भी उसको अपने पुत्रों की बात का समर्थन करना पड़ा। पुत्री से विशेष लगाव हो गया था और कुछ एक माँ की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि माँ को पुत्रों के साथ चलना ही पड़ता है। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा जो प्रश्न है, जो है हमारी इस पाठ्य पुस्तक में, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? जो हुआ होगा, इस जुमले का प्रयोग जब यशोधर बाबू से पूछा गया कि किशनदास की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उन्होंने कहा जो हुआ होगा, अर्थात सबकी जैसे मृत्यु हुई होगी वैसे ही किशनदास की मृत्यु हुई होगी, नंबर 1। नंबर 2, किशनदास को अकेलापन खा गया। कैसे खा गया? जब किशनदास रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट होने के बाद उनके किसी भी मित्र ने या जिन लोगों को पढ़ाया था, लिखाया था, उन्होंने किसी ने भी उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। पहला, इसलिए जो हुआ होगा इसलिए गांव गए होंगे। जब गांव गए तो गांव में भी
समाज के लोगों का साथ नहीं मिला, समाज के लोगों ने भी इसको दरकिनार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे, वो सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे। दूसरा जुमला जो हुआ होगा, जब तीसरी बार चौथी बार की मृत्यु हो गई, जब उससे पूछा गया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, जो हुआ होगा अर्थात जो सबके साथ होता है वैसे ही उनके साथ हुआ होगा। इस तरह जो है इस जुमले का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, जो है समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश को उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध दर्शाता है? समहाउ इम्प्रॉपर, इस शब्द का प्रयोग जो है वो तकिया कलाम की तरह करते हैं। बिल्कुल सही बात है। समहाउ इम्प्रॉपर, जो यशोधर बाबू को जो बात अनुचित लगती है, यशोधर बाबू को जो बात अनुचित लगती है उसके लिए वो एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। ये उचित नहीं है। नंबर 1, कब करते हैं? जब उनके दफ्तर में उनके सहकर्मी सिल्वर वेडिंग पर कोई पार्टी की डिमांड करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि ये समहाउ इम्प्रॉपर है, ये अनुचित है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि उनके बेटे चाहते थे कि वो स्कूटर की सवारी करे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, स्कूटर की सवारी मैं नहीं करूंगा, ये समहाउ इम्प्रॉपर है, ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, इसलिए वो साइकिल की सवारी करते हैं। तीसरी बात इसमें है साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, ये भी समहाउ इम्प्रॉपर था। कैसे था? यशोधर बाबू कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट पर आया तब मुझे 1500 रुपये मिल रहे हैं और मेरे बेटे को अभी से 1500 रुपये मिल रहे हैं। समहाउ इम्प्रॉपर। यही नहीं, जब वो घर जाते हैं घर पर जब सिल्वर वेडिंग का आयोजन होता है, ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। घर पे केक काटा जाता है, ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। अब कहानी के अंत में इन सभी बातों से यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता उजागर होती है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता उजागर होती है, लेकिन ये विशेषता उजागर तो होती है, उसमें एक संबंध भी बताया गया है। वो संबंध है पीढ़ी अंतराल। ये सारा जो होता है वो पीढ़ी अंतराल की समस्या के कारण होता है। ये सारा जो होता है वो पीढ़ी अंतराल की समस्या के कारण होता है। इस तरह से आपको एग्जाम में किसी भी प्रश्न का आंसर देना है। इस बात का आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, जो है यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? आपको अपने हिसाब से लिखना। जैसे मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी गुरुजी का सबसे बड़ा योगदान। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, सदा सत्य बोलो, कि इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इंसान को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ का सहारा लेने वाले व्यक्ति को अनेक बार झूठ बोलना पड़ता है। झूठ वहां बोलना चाहिए जहां किसी का भला होगा।
जहां किसी का भला होता है। और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति हताश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मेरे जीवन में मेरे गुरु का सबसे बड़ा योगदान है। आपके भी जीवन में जिसका भी योगदान रहा है आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, पांचवा है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो परिवार के बारे में इस अध्याय में बताया गया है वो स्थिति हर परिवार में पाई जाती है। हर परिवार का यही हाल है। तो वर्तमान समय में भी परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो रही है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। इस कारण से नई पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है और पुरानी पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी की बातों को नई पीढ़ी जो है नकार देती है, वो इसको स्वीकार ही नहीं करती है। और यही नहीं, यशोधर बाबू जो है नया युवा जो कुछ करना चाहता है, बुजुर्ग जो है उस काम में बाधा बनते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। आज का युवा जो है आधुनिक शैली में रंग गया है, आधुनिक शैली में वो रंग गया है। इस कारण से वो अपनी सभ्यता व संस्कृति को भी भूलता जा रहा है। आज का जो युवा है अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलता जा रहा है। लड़कियां भी समय के साथ समय के साथ अपना में बदलाव ला रही है, वो भी फैशन कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो है बुजुर्ग लोगों की बातों को नहीं मानती है। और ये स्थिति जो है हर परिवार की, हर परिवार में कुछ क्लेश, कुछ विवाद इसी कारण से पनपते हैं, क्योंकि वर्तमान जनरेशन और पुरानी जो जनरेशन है उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो ये हर परिवार की कहानी है, हम इससे सहमत हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? नंबर 1 नंबर, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो है पीढ़ी अंतराल। देखिए क्यों। नंबर 1, यशोधर बाबू के बच्चे जो हैं वो नई युवा पीढ़ी, नंबर 1। और यशोधर बाबू जो है पुरानी पीढ़ी के, अर्थात जनरेशन गैप के कारण उन दोनों परिवार में या पिता पुत्रों में सामंजस्य नहीं हो पाता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है, जहां यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है तो उनके पुत्र और परिवार वो व्यवहारवादी है। ऐसे तो यशोधर बाबू व्यवहारवादी हैं, यशोधर बाबू भी व्यवहारवादी हैं, यशोधर बाबू भी व्यवहारवादी हैं, लेकिन निर्णय लेने में सक्षम नहीं, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी। पुत्र चाहता है घर में ये चीज आए,
वो कोई निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए यहाँ व्यवहार और सिद्धांत के बीच में संघर्ष चलता है। यशोधर बाबू जो है अपने कार्यालय में सिद्धांतवादी हैं, घर में भी व्यवहारवादी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको किस्मता की बातों का स्मरण हो जाता है। उनको किस्मता की बहुत सारी बातें जो हैं उनको याद आती हैं। यही नहीं, पीढ़ी अंतराल के कारण ही पिता पुत्रों में, पति पत्नी में वैचारिक अलगाव पैदा होता है। वैचारिक अलगाव पैदा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी की जो मूल संवेदना है पीढ़ी अंतराल के कारण ही वो परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। यही नहीं, एक तरफ यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं, दूसरी तरफ उनका परिवार व्यवहारवादी है। यशोधर बाबू भी व्यवहारवादी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते। वो अपने कार्यालय में सिद्धांतवादी तो हैं, लेकिन घर आकर व्यवहारवादी बनना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी नहीं बन पाते हैं। इन सभी चीजों के कारण परिवार में वैचारिक जो है अलगाव पैदा होता है। तो इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो पीढ़ी अंतराल की है। अगला प्रश्न है 7वां। है अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं और अच्छे न लगने के क्या कारण रहे होंगे। नंबर 1, युवाओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग। युवा जो है सारे दिन जो है मोबाइल पर लगे रहते हैं। यही नहीं, युवाओं द्वारा वाहन तीव्र गति से चलाना, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, युवाओं का फैशन, ये भी उनको अनुचित लगता है। यही नहीं, लड़के लड़कियों का पार्क में घूमना, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता है बुजुर्ग लोगों को। यही नहीं, तेज आवाज में संगीत गाना, ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं सुविधाजनक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। इसके कारण क्या है? इसके कारण है नंबर 1, बुजुर्ग लोग जो चाहते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति की परंपरा बनी रहे, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो परंपरा बनी रहे। और जो कुछ परंपराएं हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, जैसे मोबाइल का प्रयोग अधिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तीसरा कारण महिलाएं जो हैं, महिलाओं और लड़कियों को अपनी संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। ये उन्होंने कारण दिए हुए। तो हम कह सकते हैं कि अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे न लगने के कारण हमने बता दिए हैं। मोबाइल का प्रयोग, वाहन तेज गति से चलाना, नशा प्रवृत्ति, युवाओं में बढ़ता फैशन, लड़के लड़कियों का पार्क में घूमना, तेज आवाज में संगीत गाना,
और बुजुर्ग इन सभी का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो परंपरा बनी हुई है वो उसको त्यागना नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मोबाइल का प्रयोग ठीक नहीं है। महिलाएं और लड़कियां जो हैं अपनी संस्कृति के अनुसार उनको आचरण करना चाहिए। तो लास्ट प्रश्न जो है हमारा इसी पाठ का है, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न जो है हमारा, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला कथन है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। 1, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है जो नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इस संदर्भ में हमारी धारणा यह है कि जो ख है, 8वें का ख, उसके समर्थन में हम अपना तर्क देंगे कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद यानी संघर्ष है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं है, इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। क्यों सहमत है? नंबर 1 कि यशोधर बाबू जो है सिद्धांतवादी हैं। नंबर 1 क्योंकि वो किशनदा की परंपरा पर चलते हैं और उनका परिवार जो है व्यवहारवाद, अर्थात इन दोनों में सिद्धांत और व्यवहारवाद में द्वंद्व है, संघर्ष है। नंबर 1 देखिए, वो सिद्धांतवादी भी हैं, व्यवहारवादी भी बनना चाहते हैं, लेकिन किशनदा के कारण उस व्यवहार को अपना नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है, वो दुख देखा है। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार में जब संघर्ष चलता है तब उस समय जो है सिद्धांतवादी लोग जो होते हैं सिद्धांत की बातें करते हैं, व्यवहार की बातें नहीं करते हैं। दूसरा, नंबर 2 सिद्धांतवादी जो व्यक्ति होता है वो निर्णय लेने में असमर्थ होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, पिता माँ बहन वो चाहते घर में फ्रिज आए, कूलर आए, टीवी आए। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी है, वो भी चाहते आए, वो भी थोड़ा बहुत व्यवहारवादी बनना चाहते कि इस चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो इतने सिद्धांतवादी है कि वो खुद निर्णय नहीं ले पाते, यानी कि वो मन से चाहते हैं लेकिन वो समर्थन नहीं दे पाते हैं। तीसरा है, वो अपने कार्यालय जीवन में सिद्धांतवादी हैं, यानी कार्यालय में वो सिद्धांतों के अनुसार चलते, समय पर जाना, समय पर आना, हर काम समय पर होना चाहिए, ऐसे उनके सिद्धांत हैं। वो किशनदा को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं। उनके पुत्र और माँ चाहते थे कि वो पैसे ले, ऊपरी आमदनी हो ताकि वो घर का फ्लैट ले सके, लेकिन यशोधर बाबू इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, और परिवार जो है व्यवहारवादी, इस कारण से सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। अतः इन दोनों में सामंजस्य बहुत ही मुश्किल है। अतः ऐसी स्थिति में हमें यशोधर बाबू को सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। जहाँ सिद्धांत और व्यवहार में संघर्ष चलता है, ऐसे लोगों को हमें जो है सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। यही नहीं, पुरानी आदतें इंसान को नहीं छोड़ती। हमारे घर में भी जो बुजुर्ग होते हैं वो भी पुरानी परंपरा में रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बुजुर्ग जो होते हैं सुबह उठते पंखा बंद कर लेते हैं,
देखा होगा, वो चाहते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मटकी का पानी पीना चाहिए, और वो अनावश्यक खर्चों में विश्वास नहीं करते हैं। उनके सुबह का नाश्ता भी एक जो परंपराओं से आ रहा वो नाश्ता करते हैं। आज की जो यंग जनरेशन जो है पिज़्ज़ा, नूडल्स ये सब नाश्ता करती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुंदर बाबू को हमें सहानुभूति के साथ में देखने की जरूरत है, क्योंकि एक तरह का सिद्धांत और व्यवहार में जो है बंद चलता है, और ऐसे व्यक्ति को हमेशा सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। ये आपके इस पाठ में जो 8 प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं, और इस पाठ का एक प्रश्न आपको लिखना है। वो मैंने प्रश्न जो है आपको उसमें समझाया है। जब मैंने ये पाठ समझाया था उस समय इस प्रश्न का आंसर भी मैंने उसी में समझाया था, आप उसको देख सकते हैं। सिल्वर वेडिंग अध्याय का उद्देश्य बताइए, या फिर मूल संवेदना बताइए, या क्या संदेश मिलता है। ये प्रश्न जो है उसमें मैंने समझाया था। धन्यवाद। कल मैं आपको जोज अध्याय से संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा।